हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स, उसके टाइप और फिर उन टाइप्स बोथ टाइप्स पोलर और नॉन पोलर के पोलराइजेशन को डिस्कस किए थे कि किस तरह से पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में पोलराइज होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी दो तीन चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है किसी डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन से। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिड्यूस होता है उसमें उसके पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, जैसे कि क्या होता था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखने पे इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो क्या किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या रिड्यूस होगा, इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि भाई डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह का होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है, जो सॉरी सपोज पहले नॉन पोलर की बात करें कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स होता था, जो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता था वो ऐसा होता था, जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो ये इधर की ओर और ये इधर की ओर भागता था, जिस वजह से क्या होता था, एक सेपरेशन बन जाता था। ठीक है, और क्या होता था, एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता था किधर की ओर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किसके केस में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के केस में। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के केस में लोगों ने पढ़ा था कि रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से उसमें डायपोल मोमेंट होने के बाद भी, हर एक मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व डायपोल मोमेंट होने के बाद भी उसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होता था, जीरो होता था। लेकिन जैसे ही हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसका जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता था और एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट को इंड्यूस करता था, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट को इंड्यूस करता था, और जिसका डायरेक्शन क्या होता था, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो दोनों केस में पोलराइजेशन को हम लोग पढ़ चुके थे। अभी यहाँ पे क्या है, ये इस एलिमेंट को सुनेंगे, ये दो पॉजिटिवली ऑपोजिटली चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किससे क्यों, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर। अभी हम लोग जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने पे क्या होगा, ऑब्वियसली चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, पोलराइजेशन दोनों आता है, सिर्फ क्या होगा, पोलराइजेशन का तरीका अलग अलग होगा। ये नॉन पोलर के लिए और पोलर के लिए क्या होगा, तो ये ओरिएंट हो जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, लेकिन पोलराइजेशन तो होगा। तो ये हम लोग देखेंगे कि भाई ये क्या हो गया है, ऑब्वियसली पोलराइज होगा, और पोलराइज होने की वजह से क्या होगा कि डायपोल मोमेंट को इंड्यूस करेगा, और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इतने सारी चीजों को हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे। अभी इसमें खास क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का एक पेयर बनाया, नेगेटिव पॉजिटिव का एक पेयर बनाया, नेगेटिव पॉजिटिव का एक पेयर, इस तरह से कॉलम वाइज। चलिए यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज का कॉलम है, लेकिन उसके जस्ट बगल में ये पॉजिटिव चार्ज का कॉलम है, फिर उसके जस्ट बगल में नेगेटिव चार्ज का कॉलम है, फिर पॉजिटिव चार्ज का कॉलम है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज का जो ये कॉलम है,
ये नेगेटिव चार्ज के इस कॉलम को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या करेगा? इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। कौन? तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको, ये पॉजिटिव चार्ज का ये कॉलम नेगेटिव चार्ज का इस कॉलम को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। मतलब कि यहाँ पे ये सारा चार्ज कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज का ये कॉलम नेगेटिव चार्ज इस कॉलम को डिस्ट्रॉय करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब पता ये चलता है कि जो डॉटेड लाइन से जो एरिया को कवर किया गया है, जो रीजन को कवर किया गया है, इस पे तो कोई चार्ज बचा ही नहीं, इस पे तो कोई चार्ज बचा ही नहीं। दैट मीन्स ये जो रीजन है इस पर कोई चार्ज नहीं बचा, तो चार्ज का सारा क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो लेफ्ट वाले पार्ट पे एक नेगेटिव चार्ज का एक कॉलम तो बचा हुआ रह गया, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के राइट वाले पार्ट पे, राइट वाले साइड पे पॉजिटिव चार्ज का एक कॉलम बचा हुआ रह गया। ये तो अनकैंसिल्ड रह गया, इसको तो कैंसिल करने वाला है। यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज या इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, तो ये अनकैंसिल्ड चार्ज है जो क्या करता है? इन दोनों साइड को क्या करता है? तो ऑपोजिट चार्ज से इंड्यूस करता है। अभी ऑब्वियसली इनसाइड यहां पे ये वाला पोर्शन स्लैब का, ये वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज है। डेफिनेटली इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किससे नोट करेंगे? ईपी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से इंड्यूस हुआ? तो पोलराइजेशन की वजह से। किस वजह से हुआ? तो पोलराइजेशन की वजह से। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है? इधर क्यों है, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर से किधर क्यों है? तो इसलिए इसके ऑपोजिट है। कंडक्टर में क्या होता था कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देता था। लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है, तो क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ऑब्वियसली इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। कितना होगा? तो इन दोनों का वेक्टर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो ई क्या होगा? ई नॉट, ये एक्सटीरियर है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। इसी को क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अभी यदि हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है? तो ये ओरिजिनल फील्ड है जो एक्सटीरियर फील्ड है, और जो रिड्यूस्ड फील्ड है, रिड्यूस्ड फील्ड क्या है? जो घटने के बाद है वो क्या है? तो ई नॉट माइनस ईपी। एक्सटीरियर से क्या होगा? पोलराइज या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं? लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों का ओरिजिनल बाय रिड्यूस्ड, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं।
इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम, इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। रिलेटिव एप्सिलॉन किसका सिंबल होता है? तो परमिटिविटी का एप्सिलॉन आर। दो चीजों को पढ़ लिया, एक तो रिडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, और फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी इसके बाद का जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन डेंसिटी। व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी? तो इसमें दो तीन चीजों को कंसीडर करेंगे। सपोज ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या होगा? ओब्वियसली इसमें वही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का पेयर बनेगा, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे बना था कॉलम वाइज। लेकिन सारा का सारा पेयर क्या कर रहा था? दूसरे को कैंसिल कर रहा था। सिर्फ इसका जो दो पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला सपोज ये और ये पार्ट, दोनों क्या हो जा रहा था? तो नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जा रहा था, ठीक है ना? तो कंसिडर करते हैं कि ये वाले पार्ट पे, सपोज कंसिडर करते हैं कि ये वाले पार्ट पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसके ये वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज Q और ये वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज Q इंड्यूस होता है। कब? जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके दो फेसेस में कितना चार्ज? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q, इधर -Q और इधर +Q इंड्यूस होगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिए हैं, कंसिडर करेंगे इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को कंसिडर करेंगे A, और एक टर्म और इसका थिकनेस, ये इसका जो थिकनेस होगा, इसका थिकनेस होगा D। चीजों को थोड़ा ध्यान से पहचानना है। +-Q क्या है? तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऑपोजिट फेसेस में इंड्यूस होने वाला इक्वल और अपोजिट चार्ज। ए क्या है? तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का सरफेस एरिया। डी क्या है? थिकनेस। तो अब पोलराइजेशन डेंसिटी के डेफिनेशन पर जाएंगे। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का डेफिनेशन होता है क्या? तो डायपोल मोमेंट, टोटल इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of the dielectric is called polarization density. What is polarization density? Polarization density is the ratio of what? Induced dipole moment. कब? When it is placed in the electric field per unit volume. कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग डायपोल मोमेंट को कैसे निकालते हैं? तो वन ऑफ द टू इक्वल अपोजिट चार्जेस में से एक चार्ज को लेते हैं और उसके बीच का सेपरेशन। तो इस फेस और इस फेस में सेपरेशन क्या है? इसके थिकनेस का ना, थिकनेस क्या है? D। इक्वल अपोजिट चार्ज क्या है? Q। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? Q इंटू D। इक्वल एंड अपोजिट, इसका थिकनेस क्या है? तो D है। इसीलिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है? D। QD by volume। We all know that इसका थिकनेस D है, क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया A है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। क्यूबॉइड हम लोग जानते हैं क्यूबॉइड शेप यही होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू थिकनेस ऑफ हाइट AD। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, D और D बचेगा क्या? तो Q बाई A। लोग ऐसा जानते हैं Q बाई A का मतलब क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके लिए एक नाम हम लोग यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और यहाँ पे सिग्मा के सफिक्स में क्या लिखेंगे? तो P लिखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन आता है क्या? तो P
किसके बराबर आता है? तो सिग्मा पी के बराबर। P इक्वल्स टू किसके बराबर आता है? तो सिग्मा P के बराबर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे एक चीज कंक्लूजन पता भी चलता है कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो है न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, P इंड्यूस्ड। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसका बराबर होगा? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। ये था पोलराइजेशन डेंसिटी। डेफिनेशन: induced dipole moment per unit volume of the dielectric slab। अभी इसके बाद एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? तो यू शुड नो दैट फॉर ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ E क्या होगा कि ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। दैट मीन्स पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फॉर ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ई, ऐसा नहीं कि ई की वैल्यू को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ई का वैल्यू क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटिंग होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या पता चलता है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। अभी P को इस प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन को हम लोग एक कांस्टेंट से रिमूव करते हैं। P इक्वल टू क्या होगा? काई एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, जहां पे ये इस सिंबल को क्या बोलते हैं? देखने को x लग रहा है लेकिन यूजुअली इसका जो टेल है इसको थोड़ा सा खींचेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? काई। क्या पढ़ते हैं? काई। सी, इसको काई पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी काय को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूज हुआ है काय, इसी काय को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। हाउ वी कैन डिफाइन इट? काई इज इक्वल टू P बाई epsilon naught E। That means electric susceptibility is the ratio of what? Polarization density or polarization to the epsilon naught times electric field। क्या बोलेंगे? किसका किसका रेशियो होता है? तो P का to the epsilon naught times electric field, इसे वो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद इस पार्ट का एक टॉपिक अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन के एंड काई। जो भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को पढ़े और इस रिलेटिव ये ससेप्टिबिलिटी काई को पढ़े, इन दोनों में एक रिलेशन को पढ़ना है। तो ये रिलेशन एक्चुअली इस रिलेशन को तभी एस्टेब्लिश किया जा सकता है यदि हम लोग पहले कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तभी इस रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। और फिर अभी इसमें छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? क्या होता है कि हम लोगों ने जब अभी रिसेंटली कल की क्लास में ये पढ़ा था कि किसी भी इंसुलेटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसमें थोड़ा सा हलचल होने लगता है। लेकिन यदि इंसुलेटर को या डाइलेक्ट्रिक्स को, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स को किसी हम लोग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो न कि सिर्फ हलचल पैदा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उसके एटम या मॉलिक्यूल से डिटैच हो जाएगा और फ्रीली मूव करने लगेगा। तो डिटैच होकर फ्रीली मूव करने लगता है, दैट मीन्स दैट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। यदि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, इसका मतलब इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं। कि हाई स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे जो डाइलेक्ट्रिक
कंप्लीटली कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है तो इस फिनोमेनन को हम लोग ब्रेकडाउन बोलेंगे। तो एक तो रेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई तो एक लिमिटिंग वैल्यू होगा कि जब तक मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा रहा है, थोड़ा सा बढ़ाए, डाइलेक्ट्रिक्स ही रहा, कंडक्टर नहीं बना, थोड़ा सा और बढ़ाए, वो डाइलेक्ट्रिक्स रहा, अभी तक इलेक्ट्रॉन डिटेच नहीं हुआ उसके एटम से, थोड़ा सा और बढ़ाए, अभी भी वो डिटेच नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा दे तो डिटेच हो गया। तो ये सेकेंड लास्ट, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप टू विच क्या होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, अपने विदाउट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को किए बिना पोलराइज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस मैक्सिमम वैल्यू तक वो बिना इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुए पोलराइज होता है। आज हम लोगों ने कई सारे नए नए चीज़ों को सीखा, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर